जय हिंद। कैसे विद्यार्थियों, आइए अभ्यास किया जाए। हम डेली आपके पास कुछ क्वेश्चंस लेकर आ जाते हैं। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको नियमित रूप से अध्ययन करना आवश्यक होगा। अध्ययन तो हालांकि ये जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, परंतु एग्जाम के पर्पज से पढ़ने के लिए डेली आपका अभ्यास होना ही चाहिए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों आपका सही रहे, इसलिए फील्ड लगातार जाइए, कुछ कदम पैदल ही चलिए और यहाँ पे आके हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए देखते हैं आज की प्रैक्टिस में क्या है। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ये रहा। आइए सोचते हैं ये क्या है। लिखा दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 + 51। तो पूछा गया है 11 + 12 + 13 डॉट 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 20 किसके बराबर है। अब आप समझ लीजिए 11 से लेकर के और 20 तक की वैल्यू बतानी है और 1 से 10 तक दे रखी है। हमारे पास एक फार्मूला होता है, आप जानते होंगे कि जो n पदों का योग करने के लिए जो सूत्र बना हुआ है वो क्या है, n+1/2। तो अगर हम 1 से 20 तक का योग निकाल लें, उसमें से हम 1 से 10 तक का योग माइनस कर लें तो हमारे पास 11 से 20 तक का मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। देखो, तो हम 1 से 20 तक निकाल रहे हैं। अगर हम 1 से 20 तक की बात करें तो 1 से 20 तक का क्या सिस्टम बनेगा, 20 × 21/2 और 2 से इसको हम काटते हैं तो आ जाता है 210। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 1 से 20 तक सभी पदों का योग 210 है, जिसमें से 1 से 10 का योग 55 है। अगर हम इसे माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचता है, 155। सही है, ये रहा आपका आंसर। इस तरह से बहुत आसानी से आप इसका उत्तर देख सकते हैं। सामान्य प्रश्न था। और चलते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल सरल करने के लिए एक छोटा सा सवाल आया हुआ है। देखो क्या करना है, 2 में से 1/7 घटाना है, फिर यहाँ पे माइनस करना है और फिर ऐसे करना है। आप जानते होंगे ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, नीचे से चलना शुरू करते हैं और थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दें, 1/3 - 1/2 - 1/7। तो जब हम 2 - 1/7 करते हैं तो 7 दूनी 14, 14 में से 1 घटाते हैं 13, 13/7 बनता है और 13/7 यहाँ जाके 7/13 बन जाएगा और यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाएगा। अब फिर से देखिए, 13 × 39, 39 में से 7 घटाइए, 39 में से 7 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 32, 32/13 और यहाँ जाके बन जाएगा 13/32। और ये आपका सवाल है जिसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये सब सामान्य प्रश्न होते हैं, बस आपका अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि जल्दी से पकड़ लें, क्योंकि रफ्तार बहुत मायने रखती है। यूपीएसआई और ऐसा एग्जाम अभी तो उसके एसएससी जीडी चल ही रहा है। जिन लोगों का अभ्यास बेहतर है वही बेहतर कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा जिनका चाहे जितनी मैथ आती हो, अगर उनका प्रैक्टिस सही नहीं है तो उनसे सवाल छूट रहे हैं, लगातार छूट रहे हैं और उनके नंबर भी कम आ पा रहे हैं। ये आप ध्यान से देख रहे हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल 24 है, उन दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं लघुत्तम और महत्तम का जो गुणनफल होता है वही संख्याओं का भी गुणनफल होता है और उनका अंतर 2 दे रखा है। यानी दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका घटाने पर 2 आता है और उनका गुणा करने पर कितना आता है, 24 आता है। अब अगर आप ऐसे सोच रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अलजेब्रा में जाएंगे, छोटा सा सवाल है। बताओ, दो संख्या ऐसी मन में सोचो जिसको जोड़ने पर क्या बनता है, घटाने पर 2 आता है और गुणा करने पर 24 आता है। क्या 8 और 6 के बारे में सोच सकते हैं? 8 और 6 को घटाने पर कितना बनता है, 2 बनता है और 8 और 6 का गुणा करने पर 8 × 6 = 48 हो जाएगा, 4 × 6 = 24, 6 और 4 से जाए। और देखा जाए 6 और 4 के बारे में, तो 6 और 4 को घटाने पर 2 आएगा और गुणा करने 24 आएगा, आपका उत्तर बन गया। आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल, ये देखो जोड़ना है, सिर्फ जोड़ना है। जोड़ने में क्या प्रॉब्लम आती है, आखिर इसको क्यों सवाल के रूप में दिया गया? इसलिए दिया गया कि ये जो दशमलव के अंक हैं, इस जोड़ने में अक्सर गलती हो जाती है। तो मैं लिख के दिखा दूं, पहले थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा तो आपको लिखने में आसानी होगी। लिखा है 8.31, फिर लिखा है +0.3 और फिर लिखा है 0.002। बस यही आपको कुछ करना है। क्या करना है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है,
यहाँ दशमलव बाद एक अंक है। अगर हम यहाँ 2 जीरो बढ़ा लें तो कैसा रहेगा, और ये दशमलव बाद 2 अंक है, अगर 1 जीरो बढ़ा लें तो कैसा रहेगा। अगर दशमलव के बाद आपने लाइक टर्म बना लिया फिर सवाल गलत हो ही नहीं सकता, ध्यान रखिएगा, हो ही नहीं सकता। देखो 3 अंक 3 अंक 3 अंक सबके पास हो गया। अब खाली जोड़िए 2 और खाली 2 लिख दीजिए। फिर चलिए 0 0 1 लिख दीजिए। फिर लिखिए 0 3 और 3 6 लिख दीजिए। उसके बाद फिर 8 लिख दीजिए। 8.612 यहाँ रहा आपका उत्तर आ गया। एक बार में आएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तरीका क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये सवाल लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी को निम्न 12 संख्याओं को अंकगणितीय माध्य निकालने के लिए कहा गया। तो उसने क्या किया, बताइए। उसने इसका माध्य 12 निकाला, तो यक्स का मान बताओ। आप समझ सकते हैं, इन सब को जोड़ करके प्लस यक्स करना पड़ेगा। और लिखते हैं 3 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 14 प्लस एक्स अपान कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 संख्याएं हैं और इनका औसत इन्होंने क्या निकाला है, 12। इन्होंने 12 निकाला है बस। अब कितनी आसानी से उत्तर आ जाएगा, ये 12 वहाँ जाएगा 144 बन जाएगा और कुल संख्याओं को जोड़ करके 144 से घटा देना पड़ेगा, यही इतना काम है। अब एक जोड़ना एक बड़ी प्रक्रिया है ना, ऐसा जोड़ो कि गलती ना होने पावे। 4 1 5 5 और 7 12, 12 में 21 21 8 29 29 और 3 32 5 37 37 और 9 46 46 और 7 53 1 54 54 3 57 हासिल हुआ 5 5 के बाद 6 6 2 8 1 9 1 10 10 1 11 1 12 12 1 13 137 और प्लस एक्स बराबर 144। तो बताओ एक्स बराबर क्या हुआ, ये 37 उधर जाएगा तो 3 4 7, ये आपका उत्तर आ गया, सी विकल्प सही। आपने देखा एक्स की जगह पे 7 रखने पर ऐसा हो सकता है। ठीक है, सवाल बड़ा नहीं है, इसमें गलती कहाँ होती है, जोड़ने में। जोड़ना जैसे सबको आता है जोड़ना, लेकिन जोड़ने में यहाँ पे गलती होती है। कृपया अगर आप लगातार संख्याएं जोड़ते रहेंगे तो गलती नहीं होगी। अनुभा और उनकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। अब से 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:20 होगा। तो 9 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था। अगर आप इसको लगाएं तो ऐसे लगा सकते हैं। देखो अनुभा की उम्र x है तो उनकी माता की उम्र 2x है, 1:2 है। अब कह रहे हैं 6 साल बाद, तो प्लस 6 कर दो, प्लस 6 कर दो। अब ये अनुपात हो जाता है 11:20। बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों की एज आ जाएगी, दोनों की एज आ जाएगी, तो 9 साल पहले उनकी आयु का अनुपात निकाल लिया जाएगा। और देखते हैं तो 11 दूनी 22x प्लस 66 बराबर 20x प्लस 120। अब अगर 20x इधर आए तो 2x बचेगा और 66 उधर जाए तो घटेगा। 10 में से 6 घटाएंगे 4 और 11 में से 6 घटाएंगे 5। x की वैल्यू क्या आ गई, 27। अगर x की वैल्यू 27 आ गई तो अनुभा की उम्र हो गई है 27 साल और माता जी हो गई 54 साल। ठीक है, 27 दूना 54। अब फिर कहा गया 9 साल पहले उनकी आयु का अनुपात बताओ। तो 9 साल पहले दोनों की आयु में से 9 माइनस कर देंगे। अब देखो जरा, 17 में से 9 हो गया 8, इनकी उम्र हो गई कितना, सॉरी 18, और इनकी उम्र हो गई 14 में से 9 हो गया 5 और यहाँ बचेगा 4। दोनों को अगर हम 9 से काटते हैं तो 9 दूनी 18, 9 बचे 45, 2:5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2:5 आना चाहिए। कैसे किया गया है, पहले 1:2 से को 6 साल बढ़ा करके 11:20 से तुलना किया। एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई तो दोनों की वर्तमान आयु आ गई, और वर्तमान आयु आ गई तो उसमें से 9 घटा लिया, 9 घटा लिया फिर अनुपात निकाल लिया। यही इतना काम करना था। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो ये छोटा सा कैलकुलेशन आया हुआ है। ये क्या, 766 का 44% प्लस में क्या जोड़ दिया जाए कि 900 आ जाए। निश्चित रूप से दशमलव की संख्या आ रही है और देखते हैं 766 गुणा 44/100 करना, और मान लो प्लस एक्स है और बराबर 900 है। अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके उधर ले जाना, घटा देना, यही इतना काम करना। कैसे कैलकुलेट हो पाएगा,
देखो कुछ कटने लायक विशेष है नहीं, है ना, केवल 4 से कट पाएगा और नहीं कट पाएगा, इससे बढ़िया है गुड़ाई कर लो। तो देखो हम कर रहे हैं 4 छके 24, 2 4 छके 24, 2 26, 2 और 4 सत्ते 28, 2 30, तो 3064 फिर आ गया, ये है 4 6 4 10, 6 7 और 3 और 3। तो इस तरह से हमारे पास 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 337.04 और इसमें से हम घटा देंगे 337.04, बस यही घटा दें, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से जब प्लस हो रही है उधर जाकर माइनस हो जाएगी, मैं केवल माइनस कर रहा हूँ। ये आएगा 6, ये 9, यहाँ बचेगा 9 में से 7 घटाएंगे 2, 9 में से 3 घटाएंगे 6 और 8 में से गया 5, 562.96 ये आपका उत्तर है। तो आप देख सकते हैं कुछ छोटा सा कैलकुलेशन और यह उत्तर आपके पास पहुंच रहा है। ये आसान सा सवाल था, केवल कैलकुलेशन था। देखिए जब भी सवाल में कैलकुलेशन आए उससे बचने का प्रयास ना करें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, एकदम नहीं। कैलकुलेटर इस्तेमाल करने से आपका दिमाग कुंद पड़ जाएगा, धीमा हो जाएगा। देखो एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 25% का छूट देकर भी उसे 20% का लाभ हो। आओ देखते हैं। ऐसे सवाल में क्या करना चाहिए, आपको सीपी, एसपी और एमपी ऐसे लिख लेना चाहिए और मान लेना चाहिए क्रय मूल्य 100 है। क्रय मूल्य अगर 100 है, 20% लाभ चाहिए, इसका मतलब 120 का बिकना चाहिए। 120 का तब बिकना चाहिए जब 25% का छूट मिले। यानी कोई एमपी है और उस एमपी पर 25% का छूट दे रहे हैं, अर्थात 75% पर बेच रहे हैं, लेकिन कितने में बेच रहे हैं, 120 में। इसी को काटना है। 25 या 75, 25 चौक के 100, 3 चौक के 12, 4 कर दोगे, 4 चौक के 16, 160। निश्चित रूप से इसका अंकित मूल्य 160 होना चाहिए। अगर क्रय मूल्य 100 है और अंकित मूल्य 160 है तो निश्चित रूप से 60% इसको बढ़ाकर छापना चाहिए। कहाँ गया, ये रहा। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने वस्तु पर 60% अधिक मूल्य अंकित कर दे तो वह क्या करेगा, 25% छूट देकर भी उसको 20% का लाभ होने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ऐसे देखे होंगे, ये परंपरागत सवाल है, अक्सर मिलते हैं, कभी आप सवाल को प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे सवाल कहीं कहीं दिख ही जाते हैं। ये सवाल आपके सामने है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 50% छूट देने के बाद भी 50% का लाभ हो सके, इसके लिए वस्तु का बाजार मूल्य क्या होना चाहिए। देखो वही फिर कहानी आ गई, ये सीपी होगा, ये एसपी होगा, ये एमपी होगा। 100 रुपये का सामान और उनको 50% का छूट देना है। देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 50 छूट देगा, 50% का लाभ होना चाहिए। 50% लाभ होना चाहिए, इसका मतलब 150 का बिकना चाहिए और 150 का तब बिकना चाहिए जब उस पर 50% छूट दिया जाए, 50 में आधे दाम पर बेचा जाए तब 150 में बिकेगा। इसका मतलब उसकी छपा होना चाहिए 300, 300 छपा होना चाहिए। 300 छपा होगा, 50% डिस्काउंट करेगा, अर्थात 150 का बेच देगा, 150 का बेच देगा, 100 का सामान 150 का बेच देगा, 50% का लाभ हो जाएगा और इस तरह से आपका उत्तर बन जाता। तो कोशिश करें, लगातार कलम कापी के साथ बने रहिए और कोशिश यह भी करिए कि ऐसे तमाम लोगों से दूर रहने का प्रयास करें जो आपको मिसगाइड करते हो। ये जीवन में सफल होने के लिए मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी सफल हो जाए तो जीवन में उन लोगों से दूर रहने का प्रयास करें जो आपको बार बार मिसगाइड करते हो। अब ये अपने हिसाब से सोचिए कि ऐसे कौन लोग आपके चारों तरफ हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं। बस मिसगाइड का मतलब पता तो चल ही जाता है कुछ दिन में ना, कौन आदमी मिसगाइड कर रहा है, तो उससे दूरी बना के रखें। कितने वर्षों में 8,000 रुपये का 3% सरल ब्याज की दर से उतनी आय देगी जितना 5 वर्ष में 4% दर से सरल ब्याज की दर से 6,000 रुपया देगा। आओ देखते हैं कितने वर्षों में, मतलब 8,000 रुपया है 3% की दर से, टी वर्ष में जितना ब्याज देगा उतना ही ब्याज कौन दे रहा है, 6,000 रुपये पर 4% की दर से 5 वर्ष में मिलेगा। क्या इसे हल किया जा सकता, कितना आसान है, सोचिए, खाली कटेगा ये 100 गया, 3 जीरो फिर गया, और कुछ कर सकता है, 4 से 4 दूना 8 हो गया, 2 से 2 तिया 6 हो गया और ये 3 कट गया, यहाँ बचा है टी, वहाँ बचा है 5, आपका उत्तर आ चुका है। देख लीजिए क्या है, सवाल को केवल लिखना है फिर काटना है, तुरंत उत्तर आपके सामने, कुछ कहने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 11 नंबर का। कैसा है ये, देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है।
वह राशि उसी ब्याज की दर पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। सोचो जरा, 1 रुपया हमारे पास था और वो 10 वर्ष के समय में वो 2 रुपया बन गया। फिर बताओ अगले 10 वर्ष में इसका दुगना अर्थात 4 रुपया हो जाएगा। तो बताओ हमारा धन 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ। अब कितने साल लग गए भैया, 20 वर्ष। इतना बढ़िया तरीका बताया हूँ कि आप इसे मौखिक कर सकते हो, अपने हाथ से कैलकुलेट कर सकते हो। यह सवाल के लिए किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस इसके लिए जरूरी होगा कि आप लगातार बने रहे, तो हम आपको तमाम नई चीजें बताते रहें। देखिए, यदि m का 10% n के 20 के बराबर हो, m अनुपात n किसके बराबर होगा। देखो जरा, कह रहे हैं m का 10% किसके बराबर है, n के 20% के बराबर है। तो क्या होने जा रहा है भाई, 0 0 कट गया, m अपान n बराबर क्या हो जाएगा, 2/1। क्या हो गया, 2:1। ये रहा आपका उत्तर। अब सोच लो, ये सवाल जैसा नहीं है, इतना छोटा सा है, लेकिन बताऊं ये रेशियो ऐसी चीज है कि लोग सोचते हैं कुछ कठिन होगा, इसीलिए रखा हुआ है कि देख लो सारे रेशियो कठिन नहीं होते हैं, उलझाने वाले भी नहीं होते। देखो सवाल क्या है, ए ने 45,000 रुपए के निवेश से व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय पश्चात बी ने 54,000 रुपए का निवेश करके उसका साझेदार हो गया। व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में 2:1 में बांटा गया, तो कितने महीने बाद बी व्यापार में साझेदार बना। सवाल है कितने महीने बाद बना। हम पहले यहां से लगाएंगे, मान लो वह 1 महीने तक व्यापार में था, तो हम 12 में से घटा के वैल्यू पता कर लेंगे। देखो ये 45,000 रुपया लगाए हैं और पूरे 12 महीने तक रहे होंगे। ये साहब लगाए हैं कितना, 54,000 रुपया, और ये x महीने तक व्यापार में रहे, और जो लाभ बटा है वो 2:1 में बटा है। बताओ क्या इसे काटा जा सकता है। बहुत आराम से देखो, 3 0 ऐसे कटा, 7 किससे कट रहा भाई, 9 5 45, 9 6 54 और 6 दूनी 12 और 2 2 कट गया। बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो b है ये 5 महीने तक व्यापार में था, तो कितने महीने बाद आया होगा, 12 महीने का पूरा कारोबार होता है, जिसमें केवल 5 महीने तक था, अर्थात ये 7 महीने बाद आया था ना, 7 महीने बाद आया था, इसीलिए वो केवल व्यापार में 5 महीने रह पाया। ये है साझा का सवाल, एक सामान्य प्रश्न आपके सामने था। ये देखो क्या है, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर पी तथा क्यू इस प्रकार है कि बीपी बराबर 3 सेंटीमीटर, बीक्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो अनुपात बताओ। त्रिभुज एबीपी और एपीक्यू का मान ज्ञात कीजिए। आओ देखते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम एबीसी होगा। कह रहे हैं पी और क्यू इस प्रकार है, मान लो ये पी है ये क्यू है, इसका नाम पी रख दें, इसका नाम क्यू रख दें। तो इन्होंने कहा है कि बीपी बराबर 3 सेंटीमीटर और BQ बराबर 5 सेंटीमीटर, BQ बराबर 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 2 हो जाएगा, और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, पूरा 6 सेंटीमीटर, 5 हो ही चुका है, तो 1 ये हो जाएगा। बस हो गया। अब चलो देखा जाए, त्रिभुज ABP ये रहा, और त्रिभुज APQ ये रहा, है ना। ABP यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला बीच वाला त्रिभुज के बीच में क्या अनुपात है आप जानते हैं, यह सबका बराबर होगा, है ना। एक त्रिभुज के अंदर बने सभी त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई वही रहेगा। तो इसके लिए हम कहते हैं 1/2 गुणा आधार 3 गुणा ऊंचाई h। ये कौन हो गया, ABP हो गया, ABP का क्षेत्रफल ये हो गया। और जरा PQ APQ का क्षेत्रफल देखो, APQ का क्षेत्रफल देखोगे तो 1/2 गुणा h। अब देखो 1/2 कट गया, h कट गया, 3/2, ये रहा उत्तर, और कुछ नहीं करना। यानी आप चाहें तो अगली बार से बिना इस पूरा h को लिखे हुए खाली जिस अनुपात में ये इन्हें भुजाएं बांटती हैं उसी अनुपात में इनका क्षेत्रफल हो जाता है। तो बहुत आसानी से इस तरह के सवाल आप देख सकते हैं। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का लघुत्तम उनके महत्तम का 20 गुना है, लघुत्तम और महत्तम का योग 2520 है, एक संख्या 480 है, तो दूसरी संख्या बताइए। देखो हम क्या करेंगे इसमें, हम मान लेंगे HCF हमारा x है, तो फिर LCM बराबर क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा, क्योंकि 20 गुना
अब क्या क्या आ गया, इन दोनों का योगफल 2520, योगफल माने 21x, 21x बराबर लिखा है 2520 है, तो क्या हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे? 21 सेकेंड 21 21 गुना 42 120। और अगर लघु महत्तम हमको 120 मिल गया तो लघुत्तम क्या मिल जाएगा? 20 गुणा 120, यानी कि हो गया 12 दूनी 2400, ये हो गया लघुत्तम। आपके सामने अब लघुत्तम है, महत्तम है और एक संख्या है, क्या दूसरी संख्या मिल जाएगी? जी हाँ, दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम गुणा महत्तम बटा पहली संख्या, अर्थात हम लिखेंगे लघुत्तम गुणा महत्तम बटा पहली संख्या 480। तो 12 चौके 48, 4 आ गया, 4 छक्के 24, 600 आ गया, और यह रहा आपका उत्तर। इतने आसानी से आप इस उत्तर को देख पाए हैं। ये बहुत छोटा नहीं कह सकते, मीडियम लेवल का प्रश्न है ये। आइए अगले सवाल पर बात करें। लिखा, एक कुंड में एक नली द्वारा पानी भरने में सामान्यतः 20 मिनट लगते हैं, लेकिन एक छेद के कारण 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। तदनुसार ज्ञात कीजिए उस छेद के कारण कुंड खाली होने में कितना समय लगेगा। देखो, ए इसे भर सकता है 20 मिनट में, लेकिन अगर ए भरता रहे और बी उसे खाली करता रहे तब लगेगा 30 मिनट, 10 मिनट ज्यादा लग रहा है। 20 का लघुत्तम 60 आता है, 30 गुना 60 और 20 तिया 60। आप खुद बताओ कि ये 3 यूनिट इसकी भरने की क्षमता है, लेकिन वो देख रहा है कि 2 ही यूनिट पानी भर रहा है। इसका मतलब छेद की क्षमता 1 यूनिट आ गई, और 1 यूनिट से अगर वो खाली करेगा तो पूरा 60 यूनिट खाली करने में उसको कितना मिनट लग जाएगा? 60 मिनट का टाइम लग जाएगा। ये रहा उत्तर। ठीक है, देखेंगे कितनी आसानी से उत्तर आपके पास है। कौन कुंड है, कहाँ पानी आ रहा है, कोई मतलब नहीं, इसी का नाम मैथमेटिक्स है। और सही में कोई भर के देख ले तो यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। एक कार किसी दूरी की यात्रा को 10 घंटे में 48 मिनट प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। यदि उस दूरी को 8 घंटे पूरा करना चाहे तो कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा? कितना बढ़ाना होगा? तो पहले हमको नई चाल मिल जाए। अभी चाल इनकी कितनी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो 10 घंटे में ये चले हैं, 48 की चाल चले हैं, इतना दूर गए हुए। अब इसी दूरी को हमें 8 घंटे में पूरा करना है। इसका मतलब हमें चलना पड़ेगा 8 से 48 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। हम पहले 48 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे थे, अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं। तो बताओ कितना बढ़ दिया? 48 और 12 60, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हमको अपनी चाल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमको 8 घंटे में दूरी तय करनी है तो हमारी चाल को 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा करना होगा, तब वह दूरी हम लोग 8 घंटे में कवर कर पाएंगे। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। देखो मैंने मान लिया रेलगाड़ी x मीटर की है, तो प्लेटफॉर्म भी x मीटर का है, तो x मीटर और प्लस x मीटर बराबर 2x मीटर उसको पार करना है। किस चाल से? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 90 किलोमीटर माने क्या होता है? 90 गुणा 5/18 ऊपर चला जाएगा, और ऐसा करने में कुल लग रहा है 60 सेकेंड। देखो 1 मिनट की बात कर रहे हैं, 60 सेकंड की बात कर रहे हैं। क्या हम इसे काट सकते हैं? बहुत आराम से। 18 पचे 90 हो गया, और इस 2 से आप इसको काट सकते हो, 30 हो जाएगा, और 25 यहाँ 75, x बराबर हो जाएगा 750। कितना हो जाएगा? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? 750 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी हो गई 750 मीटर। तो ये रहा आपका उत्तर, इतनी आसानी से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करें। लिखा है 20 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े एक आयताकार बाग के अंदर चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता इस प्रकार छोड़ना है कि बीच में 96 वर्ग मीटर की जगह फूलों के लिए बच जाए, तो रास्ते की चौड़ाई बताइए। ये है आयताकार मैदान, इसकी लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर। इसके अंदर मुझे रास्ता छोड़ना है, और ये जो वैल्यू बचेगी इसकी वैल्यू बचेगी 96। इतना रास्ता हमको छोड़ना है। तो आप चाहें तो इसे मौखिक सोच सकते हैं। मौखिक कैसे? जैसे मान लो 5 मीटर रास्ता सोचो, तो 5 इधर कम होगा, 5 इधर कम होगा, 10 कम होगा तो 10 बचेगा, और ये 10 कम होगा तो खत्म हो जाएगा ना, इसलिए 5 तो हो ही नहीं सकता। अभी मैं x मान कर लगाऊंगा, पहले ऐसे देखता हूँ। 4 मीटर देख लो, अगर 4 मीटर हम छोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 12, और ये 8 छोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, तो 12 दूनी 24, नहीं हो पाएगा। चलो 2 के बारे में सोचते हैं, तो 2 घटा दोगे तो 16 हो जाएगा, और 2 घटा दोगे, बिल्कुल मिल गया। देख लो, अगर 2 मीटर रास्ता हम छोड़ते हैं तो 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर कम होकर कितना बचेगा? 4 कम हो जाएगा तो 16 हो जाएगा।
और ये इधर 4 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 16 का 96 आपका उत्तर बन जाएगा। हमारा आंसर आ चुका। लेकिन अब मान लीजिए इसको हमें लगाना हो, तो लगाने के लिए हमको x मानना पड़ेगा। x मानने में समय लगता है, और दिखाएं कैसे। हम मान लेते हैं रास्ते की चौड़ाई x मीटर होगा। तो अब बताओ, हम बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा काम हो जाएगा। हो जाएगा। देखो, अब जरूरत क्या है, अगर ये 20 मीटर टोटल है और x यहाँ कम होगा, तो 20 माइनस 2x इस छोटे वाले मैदान की चौड़ाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 20 माइनस 2x हो जाएगा, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10 माइनस 2x, 10 माइनस 2x। और इसको अगर हम गुणा कर देंगे तो छोटे आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, और वो कितना है 96। तो यह आपका द्विघात समीकरण बन सकता है। और लगा के दिखाते हैं, क्योंकि मौखिक लगाने में कितना आसान था, थोड़ा सा लगाने में टाइम देखो। तो हम गुणा करते हैं 20 में 200 और माइनस 20 गुना 40x, माइनस 10 गुना 20x, और माइनस नहीं प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर ये प्लस है और बराबर 96। तो अब इसको हम फिर से अगर हल करें, ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 60x और 96 इधर लाऊं तो घट जाएगा 200 में से, तो कितना हो जाएगा माइनस 104 बराबर 0। हम इसे 4 से छोटा भी कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4 दूनी 8 4 के 24 बराबर 0। क्या दो संख्याएं आप ऐसी सोच पाओगे जिसे जोड़ने पर 15 गुणा करने 26 आता है? जी हाँ, हम सोच सकते हैं माइनस 13 प्लस 2। बोलो, 13 और 2 सोच सकते हैं। 13 तो हो नहीं सकता, थोड़ा सा डिजिट सिंबल की प्रॉब्लम चेक कर लिया जाए, कहीं तो ऐसा नहीं। माइनस 60 माइनस 50 ये है, यहाँ प्लस है, ये प्लस होने का मतलब ये हो गया कि अब हमको क्या चाहिए, दोनों संख्याएं माइनस में चाहिए, और इसलिए सड़क की चौड़ाई 13 भी होगी और 2 भी होगी। 13 संभव नहीं है, इसलिए 2 संभव है। आपका उत्तर आ चुका। तो ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल होता है, इधर जाने की जरूरत है नहीं। अगर मौखिक सोचने तो ज़्यादा बेहतर है, छोटा सवाल है। अगर बड़ी बड़ी डिजिट होती तब मान लिया जाए कि करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक आयताकार पैरेललोपाइड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है और उसकी ऊंचाई से 5 गुना है और औसत उनका आयतन इतना है 14,400, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। दरअसल ये टोटल सर्फेस एरिया पूछ रहा है। घनाभ कि पैरेललोपाइड की मतलब होता है घनाभ की बात कर रहा है। घनाभ कैसे होता है आप जानते हैं। देखो, ये घनाभ यही है। अब इस घनाभ के बारे में बात किया जा रहा है, कह रहे हैं लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है। अच्छा, लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है और ऊंचाई से 5 गुना है। 3 गुना है 5 गुना है, तो ऐसा करो 15 गुना कर लो। हम मान लेते हैं इसकी लंबाई 15x है और चौड़ाई से 3 गुना है, इसका मतलब चौड़ाई हमने 5x मान लिया, तो 5 3 15 हो जाएगा। और ऊंचाई से 5 गुना है, यानी ऊंचाई मैंने 3x मान लिया। देख लो, ये जो 15x है इसकी चौड़ाई का 3 गुना है और इसकी ऊंचाई का 5 गुना। फिर करें आयतन है एक 14,400। आयतन है, आयतन माने क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 15x गुणा 5x गुणा 3x बराबर है 14,400। तो बताओ x क्यूब बराबर क्या हुआ। 15 पचे 75 गुणा 3, यानी कि 14,400 बटा 15 गुणा ये 5 के 15 ये, चलो 15 ठीक है। तो 5 के 15 15 ये हो गया 15, ये हो गया 15 और गुणा 15। इसको काटना है और काटते हैं। 15 से इसको काटो, ये हो जाएगा 15 9 135, 5 9, फिर 15 छक्का 90 और फिर 0 आ जाएगा। फिर 15 से काटिए, 15 से कट रहा है, 15 छक्का 90, 15 चौके 60। अब बताओ x क्यूब बराबर अगर 64 है, x की वैल्यू क्या हो गई 4। अगर x की वैल्यू 4 हो गई तो बताओ लंबाई क्या है, लंबाई होगी 15 चौके 60, चौड़ाई कितना होगा 15 चौके 60, 5 चौके 20, और ऊंचाई कितना हो जाएगा 4 3 12। अब बताओ क्या इसका हम टोटल सरफेस एरिया बता सकते हैं, 2 LB BH प्लस HF, यही करना 2 LB
2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, देखो 2, अब ब्रैकेट में LB 6 गुना 1200, BH 12 दूनी 24 240 और प्लस HL 12 छक्के 72 720, बस यही गुणा करना है। तो 2 गुणा और गुणा कर लें तो 0 0 0 2 और 4 6 7 7 2 9 9 2 11 हासिल 1 1 2 2160। अब गुणा कर लो 2160 का क्या होगा 42 4300, कहीं लिखा है 4320, ये रहा उत्तर आपका। टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 4320। आपने देखा हमने क्या क्या किया, मेंसुरेशन का सवाल है, अच्छा सवाल है, एक बार जरूर लगाइएगा, लगा लेंगे तो आपका अभ्यास सुनिश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है कि 10,000 रुपये की एक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, मासिक ब्याज क्या होगा। मासिक ब्याज कैसे निकलता है, पहले भैया साल भर का निकाल लो, उसको फिर 12 से भाग दे दिया जाएगा। और देखो तो साधारण ब्याज हम निकाल रहे हैं 10,000, ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय 1 साल बटा 100, ये साल भर का तो निकलेगा। अब इसी में अगर हम 12 से भाग दे दें तो 1 महीने का निकल जाएगा। आओ काटते हैं, तो डबल जीरो गया, 6 दूनी 12 6 तियाँ 18 और 2 से इसको काट देंगे तो 50 50 तियाँ 150, यानी हर महीने वो 150 रुपया ब्याज ले सकता है, इतना ब्याज इसको मिल जाएगा। साल भर का ब्याज निकाल करके उसको 12 से भाग दे दिया जाए और तब आपका मासिक ब्याज आ जाएगा। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। लिखा 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। भैया जी लाभ हो रहा कि हानि हो रहा, बताओ। 18 सामान खरीदने में जितना पैसा हमने खर्चा किया है उतना पैसा हमको 16 सामान बेचकर मिल चुका है, इसका मतलब लाभ हो चुका है। अगर लाभ हो चुका है, 2 वस्तु का लाभ हुआ है, और जब भी कभी ऐसा सवाल बनता है तो छोटा मूल्य क्रय मूल्य का व्यवहार करता है। देखो 2 रुपये का लाभ हुआ है, लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य है 16, 2 से काट दो 2 8 16, 8 से भाग दो तो आ जाएगा 12.5%, 12.5% का लाभ होता है, यानी प्रॉफिट है 12.5% का। इतने आसानी से सोचा जा सकता है। ये पारंपरिक सवाल है, छोटे सवाल होते हैं, तुरंत उत्तर बनता है। लिखा एक ट्रक 10 घंटे में 640 किलोमीटर की दूरी तय करता है, एक कार 8 घंटे में यही दूरी तय करती है, ट्रक और कार की गति के बीच का अनुपात बता दें। अच्छा बताओ, गति की बात करें अगर, तो जो ट्रक है तो ट्रक और कार की गति बताऊँ। ट्रक क्या है, 640 को 10 की रफ्तार से चलता है 10 घंटे में, इसकी 40 हो जाएगी, और ये 640 किलोमीटर को 8 घंटे में करता है तो इसकी 40 हो जाएगी। अब चलो काटा जाए, कैसे कटेगा, कितने आराम से कटेगा, ये सोचो। जैसे अनुपात आप लगाते हो, जो चीज़ें बड़ी हैं कट जाएंगी। अब ये और छोटा कर लो, 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, 4 यहाँ चला जाएगा, 5 वहाँ चला जाएगा, 4 अनुपात 5, और ये उत्तर आएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 4 अनुपात 5 कहीं नहीं। देखा, जैसे अनुपात आप लगाओगे तैसे आपको ये कट जाएगा और सीधे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो नहीं हम भाग देकर देखना चाहते हैं, मान लो कोई लड़का भागे देना चाहे, 10 से भाग देगा तो 64 हो जाएगा, है, और इसमें 8 से भाग देगा तो कितना हो जाएगा, 8 से 48, अरे 8 अट्ठाईस 64 ज़्यादा हो जाएगा, 8 अट्ठाईस 64, सही 0 हो जाएगा। यही दोनों का अनुपात बताना है। 16 से काटो, 16 चौके 64, 16 पच्चीस 80, 4 अनुपात 5 कर दिया जाएगा। मतलब कुछ भी करो उत्तर वही आएगा, कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैथमेटिक्स होता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता, यानी मैथ या तो आएगी या तो नहीं आएगी, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। देखो 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर दर्ज की गई, 4 में से 3 लड़कियों की औसत ऊंचाई 148 है, चौथी लड़की की ऊंचाई बता दो। बताओ भैया 4 लड़कियां हैं और उनकी औसत ऊंचाई 150 है, तो 15 चौके 60 600 सेंटीमीटर है, चारों लड़कियां मिल करके 600 सेंटीमीटर है। उसमें से 3 लड़कियां हैं, उनकी औसत ऊंचाई 148 है, गुणा कर लो 3 8 24, 2 14 3 42, 2 44 सेंटीमीटर की। अगर हम घटा दें, चौथी लड़की मिल गई कि नहीं मिल गई, और देखा जाए 10 में से 6 घटा 4 घटाएंगे 6, 9 में से 4 घटाएंगे 5, और यहाँ 156 सेंटीमीटर की लड़की आ गई, यानी जो बची हुई लड़की है चौथी वाली काफ़ी लंबी है, 156 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं, अब आ गया आपका आखिरी प्रश्न। इस आखिरी प्रश्न को ध्यान से देखिए। लिखा 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि ये घंटियां
2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल बचे तो 30 मिनट में वो कितनी बार बज सकती हैं। सबसे पहला काम आपको इन सबका लघुत्तम निकालना पड़ता है। 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा 120, आएगा 120। 120 का मतलब 2 मिनट, 120 सेकंड है ये। अब इसको हम निकालेंगे तो हो सकता है 2 मिनट। और अब कह रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे, तो 30 में हम 2 से भाग दे देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 15। लेकिन इस 15 में आपको एक और जोड़ना पड़ेगा, उत्तर आ जाएगा 16 बार। ये रहा। क्यों 16 बार आ जाएगा? क्योंकि हमको प्रथम वाला भी लेना होता है, लास्ट वाला भी लेना है, इंक्लूडिंग फर्स्ट आल्सो। देखो अब कहोगे कहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा इसीलिए तो लिख है। अगर मान लो ना लिखना होता तो लिख देता पहले को छोड़कर या अंतिम दोनों को छोड़कर, तब हम कुछ और करते। लेकिन जब ये नहीं कहा गया है तो हम मान के चलेंगे कि हमको दोनों पद लेना है। तो आप देख सकते हैं यही सवाल का हिसाब किताब होता है। ऐसे ही छोटे से लेके बड़े सवाल तक हल किए जाते हैं। अगर आप रोज अभ्यास करते हैं तो एक दिन वह दिन जरूर आएगा जब आपको सवाल लगाने में समय नहीं लगेगा। हम रोज मिलते रहेंगे आपको। मिलते हैं अगली मुलाकात में। थैंक यू।